स्वागत है इस चैनल पे। और आज की वीडियो में हम लोग राइबोसोम के बारे में देखने जा रहे हैं। राइबोसोम का अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम के बारे में समझ लेते हैं। राइबो प्लस सोम, राइबो जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। राइबो प्लस सोम, सोम मतलब होता है बॉडी और राइबो मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक। ओके, तो ये दोनों मिलकर के राइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम का डिफिनीशन अगर देखेंगे तो बहुत सिंपल है। राइबोसोम्स आर द टाइनी, ठीक है, राइबोसोम्स आर द बहुत छोटा छोटा। आपने सेल का स्ट्रक्चर देखा होगा तो मैं दिखाऊंगा अभी आपको डायग्राम में, टेंशन ना ले। राइबोसोम्स आर टाइनी स्पोराइडल, ठीक है, डेंस पार्टिकल दैट आर प्राइमरली फाउंड इन द मोस्ट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये दोनों टाइप के सेल्स में पाए जाएंगे और बहुत ही छोटा सा टाइनी मतलब बहुत छोटा और स्फीयर टाइप का, स्पोराइडल टाइप का डेंस पार्टिकल होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक डायग्राम की मदद से। गूगल से मैं डायग्राम आपको डाउनलोड करके अभी दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर बनाया होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, मैं आपको वो सेल वाला डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। हालांकि यहाँ पर डायग्राम हमने बनाया है ये, तो यहाँ पे देखो सेल है, मान के चलो ये सेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है। और सेल के साथ ही साथ आप लोगों को पता है सेल के अंदर एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है साइटोप्लाज्म में, तो वो उसी के साथ अटैच्ड होता है ये छोटा छोटा स्पोराइडल टाइप का, ठीक है, टाइनी स्पोराइडल डेंस पार्टिकल जो होता है उसी को बोलते हैं क्या, राइबोसोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक सेल है और सेल में मैंने आपको बताया सेल में आपके जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारी चीज़ पाई जाती है। लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है। साथ ही साथ आपको वहाँ पे आपको मिलेगा राइबोसोम। और राइबोसोम जो होता है आप देखेंगे ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो टाइप्स के होते हैं। तो इसमें रफ वाले में आप देखेंगे तो ये जो आपको डॉट 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 टाइप का कुछ दिख रहा है, राइट, तो ये जो है आपका क्या है राइबोसोम है भाई, वही राइबोसोम है आपका। स्पोराइडल टाइप का है ना, स्फेरिकल टाइप का होता है ये। तो ये मैंने बस आपको दिखाया है पिक्चर के लिए बस। आई होप एक बेसिक आइडिया लगा होगा कि कहाँ पे होता है राइबोसोम, लोकेशन वगैरह आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो गया होगा। चलिए आते हैं वापस से अपने नोट्स पे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। उसके बाद राइबोसोम के बारे में ये तो डिफिनीशन हो गया, उसके बाद और भी देख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक पॉइंट्स। दे आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यहीं पे आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ये साइट है प्रोटीन सिंथेसिस का। दे आर अ स्ट्रक्चर कंटेनिंग एक मिनट, ये एक तरीके का स्ट्रक्चर है जहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एंड यही जो है जो आप देख रहे हैं राइबोसोम, ये स्ट्रक्चर सर्व्स एज अ स्कैफोल्ड फॉर द ऑर्डर इंटरेक्शन ऑफ न्यूमरस मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व ऑन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, यानी ये जो राइबोसोम अभी मैंने दिखाया आपको फोटो में, वो छोटा राउंड स्फेरॉइडल टाइप का, वो उसमें क्या क्या होता है, दे आर द स्ट्रक्चर containing approximately equal amount of RNA and protein, okay, and ये इसका काम क्या है, serves as a scaffold for the order interaction of the numerous molecule involved in protein synthesis। प्रोटीन सिंथेसिस में जानते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें न्यूमरस मॉलिक्यूल्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तब जाके प्रोटीन सिंथेसिस हो पाता है और उनमें ये इन्वॉल्व रहता है, वही सारा इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, बात करी जाए यूकैरियोटिक सेल में, जैसा कि मैंने आपको ऊपर में दिखाया राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होगा। ओके, बात करी जाए यूकैरियोटिक सेल की, इन यूकैरियोटिक सेल इट आइदर अकर फ्रीली, वो फ्रीली भी हो सकता है, ठीक है, इन द साइटोप्लाज्म और रिमेन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आउटर सरफेसेस होते हैं उस पर अटैच होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ जो हो जाता है वो इसीलिए होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं उसको, ये अटैच होता है राइबोसोम उसमें। तो यूकैरियोटिक सेल में ऐसा पाया जाता है कि राइबोसोम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो सकता है सरफेस पे,
नहीं भी हो सकता है, फ्रीली भी हो सकता है, साइटोप्लाज्म में फ्रीली भी मूव कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही अटैच रहे। ये यूकैरियोटिक सेल की बात है। बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है कि जो राइबोसोम होता है वो फ्रीली ही पाया जाता है, ज़्यादातर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं होता है। आगे देखते हैं द नंबर ऑफ राइबोसोम। एक सेल में कितने राइबोसोम होंगे ये बताओ, एक सेल में द नंबर ऑफ राइबोसोम कितने होंगे? तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो सेल जिस काम के लिए कर रहा है, मतलब सारे सेल्स के अपने अपने फंक्शन है। जर्म सेल का अपना फंक्शन है और जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं बॉडी में उसका अपना फंक्शन है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था सेल कितने टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हार्ट एक्टिविटी। सेल का जो एक्टिविटी है क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितना ज़्यादा राइबोसोम होगा, कितना कम राइबोसोम होगा। ऑलराइट, ये चीज़ें याद रखना। हमारी बॉडी में ढेर प्रकार के सेल है यार, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लेकिन एक एवरेज एस्टिमेशन मैं बता देता हूँ। ऑन एन एवरेज इन मैमेलियन सेल, यानी जितने भी मैमेलियन सेल हैं, मैमल्स एनिमल के अंदर जो सेल होते हैं, देयर कैन बी अबाउट 10 मिलियंस राइबोसोम एक सेल के अंदर। ठीक है, मैमेलियन सेल के अंदर 10 मिलियंस ऑफ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। ऑन एन एवरेज वैल्यू है ये, आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द राइबोसोम इन सेल, सेल जो है सेल के अंदर वो राइबोसोम का एक स्पेसिफिक लोकेशन होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ द राइबोसोम इन द सेल, ठीक है, इनके कुछ टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, वो देखो। डिटरमाइन व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन इट मेक्स। तो यहाँ पे राइबोसोम देखो यहाँ पर ये वाला टाइप और ये वाला टाइप दोनों समझते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ राइबोसोम इन द सेल, वो डिटरमाइन करता है कि वो किस तरीके का प्रोटीन वो बनाएगा। तो पहले टाइप का जो है यहाँ पे राइबोसोम्स आर फ्लोटिंग फ्रीली, जो राइबोसोम अटैच नहीं होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो फ्रीली जो मूव कर रहा होता है राइबोसोम, उसकी बात करी जाए तो ये पहला वाला है। दूसरा वो वाला है कि राइबोसोम अटैच विद द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसी कारण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप मेजरली टाइप हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं ना। ये जो फ्रीली मूव कर रहा होता है उसका काम क्या होता है? प्रोटीन यूटिलाइज्ड विद इन द सेल इटसेल्फ। इसका जो प्रोटीन होता है वो आपके सेल के अंदर ही यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन ये जो प्रोटीन है जो अटैच्ड होता है आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो प्रोटीन जो है उसका यूटिलाइज इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, इसका प्रोटीन इनसाइड भी यूटिलाइज होता है सेल के अंदर खुद के लिए, और सेल के बाहर भी होता है। तो ये डिफरेंसेस है दोनों में, बेसिक सा डिफरेंस मैंने बताया है। आगे देखो, राइबोसोम वेयर द फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय द दिस साइंटिस्ट, 1941 में इन्होंने ऑब्जर्व किया था। ठीक है, और इनको सबसे पहले बार इन्होंने ऑब्जर्व किया, जिसको बोलते हैं कॉल्डी। इसको जो भी नाम है, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग रहा हूँ। क्लॉडी जी, जो भी है, CLAUDE, क्लॉडी। तो ये जो है इन्होंने सबसे पहली बार इनको ऑब्जर्व किया था। और शुरुआत में राइबोसोम का नाम राइबोसोम था ही नहीं, शुरुआत में इसका नाम इन्होंने बताया जो था माइक्रोसोम, उसका नाम रखा था। फिर बाद में चल के साइंटिस्ट ने इसका नाम राइबोसोम रख दिया। ठीक है, तो शुरुआत में जब इन्होंने ऑब्जर्व किया था तो इसका नाम माइक्रोसोम हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो पाल्डी, PALD जो है, उन्होंने 1955 में इसको राइबोसोम नाम बदल दिया, माइक्रोसोम को राइबोसोम कर दिया। अगला पॉइंट, राइबोसोम जो है दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन साइड द सेल ऑर्गेनेलिस लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बहुत सारों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि राइबोसोम सिर्फ बाहर में सेल साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, ऐसा नहीं है। राइबोसोम जो है वो तुम्हारे जो सेल ऑर्गेनेलिस हैं, सेल ऑर्गेनेलिस तो बहुत सारे हैं, न्यूक्लियस है, बहुत सारे हैं ना भाई, न्यूक्लियस हो जाएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, जितने भी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस हैं उनमें से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, अंदर में, सटा हुआ नहीं, अंदर में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तो सटा हुआ मिलता है, चिपका हुआ, लेकिन इसके अंदर पाया जाता है माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो ये याद रखना। राइबोसोम के टाइप्स समझते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सा टाइप्स था, दो टाइप आप डिटरमाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रोटीन किस प्रकार का बनेगा उसके आधार पे। अब इसका टाइप देखो, राइबोसोम के टाइप्स हैं, दो मेजर टाइप्स है, इसको आपने क्लास 10th में पढ़ा भी होगा, 70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम।
70S राइबोसोम एंड 80S राइबोसोम। अब 70S और 80S से पता लगाओ बड़ा कौन छोटा कौन, 70 बड़ा होगा या छोटा 80 बड़ा होगा, 70 बड़ा होगा या 80 बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है 70 छोटा होगा। तो 70 जो होता है, ऑल्दो ये एक तरीके का राइबोसोम ही है लेकिन ये छोटा होता है 80 वाले से। तो 70S राइबोसोम जो होता है स्मॉल इन साइज, ठीक है, इसका जो माइक्रोबेट होता है 1.7 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है। वही बात करें 80 राइबोसोम की तो इसका जो MW होता है वो 440 इंटू 10⁻6 डाल्टन होता है और ये लार्जर इन साइज होता है एंड हैव सेडिमेंट कोफिशिएंट। इसके पास सेडिमेंट कोफिशिएंट होता है 80S के पास, और इनके पास देखो साइज एंड हैव द सेडिमेंट कोफिशिएंट 70S, क्योंकि इसके पास सेडिमेंट कोफिशिएंट 70S है इसीलिए इसको 70S राइबोसोम कहा जाता है, और इसके पास सेडिमेंट कोफिशिएंट जो है 80 है इसीलिए इसका नाम रखा गया 80S राइबोसोम। ठीक है, तो ये याद रखना। 70S राइबोसोम कौन से सेल्स में पाए जाएंगे, किस प्रकार के सेल में पाए जाएंगे, तो यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में देखे जाते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में देखे जाते हैं कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये सारी चीज़ आप देख लेना। और ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाए जाते हैं 70S राइबोसोम। कौन, एग्जाम्पल बताओ, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, BGM और माइटोकॉन्ड्रिया में, यही है आपका प्रोकैरियोटिक सेल के लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी याद रखना। और यूकैरियोटिक सेल में ये दोनों। वही बात करें हम लोग 80S राइबोसोम जो है, कहाँ गया भाई, या 80S राइबोसोम जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। डन, आगे बढ़ते। अब देखो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, एग्जाम में एग्जैक्ट यही बना के आना है आपको, बुक वगैरह में भी यही दिया हुआ है, गूगल पे भी मैंने यही डायग्राम देखा और ये इजी है, इजी टू मेक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपने ये तो देखा, ये सेल के अंदर वाला राइबोसोम देखा, एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन अब इसी को आप बड़ा करके अल्ट्रा स्ट्रक्चर, देखो ये स्ट्रक्चर था, अब इसका अल्ट्रा करके स्ट्रक्चर देखते हैं। एक फ़ोन आता है सैमसंग अल्ट्रा, उसका जूम देखते हो कितना बड़ा होता है, 100x जूम, सैमसंग S20 अल्ट्रा, वही समझो अल्ट्रा इसका देख रहे हैं हम लोग। तो ये देखो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार का होगा, ये जो ऊपर में होता है ये लार्जर सब यूनिट होता है, या स्मॉल सब यूनिट होता है। डन, उसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट, ये वाला, और इसके अंदर ये तीन चीज़ें आप देखें, तीनों का अपना अपना नाम है, एक है P साइट, दूसरा है A साइट एंड थर्ड में है E साइट, जिसको एग्जिट साइट बोलते हैं। ठीक है, और कोडोन भी कहते हैं। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखो इस प्रकार की जो बनी हुई है रेड एंड ब्लू कलर में, आप उस पर ध्यान देना। एक mRNA है और दूसरा यहाँ पे देखें ये वाला स्ट्रक्चर mRNA बाइंडिंग साइट से ये सारे, और नीचे में स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, ये वाला, ये बिग राइबोसोमल यूनिट और ये स्मॉल राइबोसोमल यूनिट। ठीक है, तो ये इस तरीके से याद रखना। स्ट्रक्चर अब लोग हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो ए राइबोसोम इज़ अ मेडअप ऑफ कॉम्प्लेक्स RNAs एंड प्रोटीन। राइबोसोम किससे मिलकर बना हुआ होता है, कॉम्प्लेक्स RNAs एंड प्रोटीन से। और ये चीज़ें मैंने ऊपर में भी बोली है, शायद बोली ही होगी, देखो कहाँ पे मैंने बताता हूँ। देखो यहाँ पे ये लाइन और अभी जो पढ़ाया वो लाइन दोनों सेम है क्या, दे आर द स्ट्रक्चर कॉन्टेनिंग एक्सपोनेंटली इक्वल अमाउंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। ठीक है, तो ये लाइन और ये जो स्ट्रक्चर में लाइन पढ़ रहे हैं लगभग सेम ही है। ए राइबोसोम इज़ द मेडअप ऑफ कॉम्प्लेक्स RNAs एंड प्रोटीन एंड इज़ देयरफॉर, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। किसको, राइबोसोम को ही बोल सकते हैं राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन। अब बात करते हैं 37 से लेकर के 62% तक जो होता है यहाँ पे RNA ही पाया जाता है राइबोसोम में। अराउंड 30 to 62% ऑफ RNA इज कंप्राइज्ड ऑफ RNA एंड द रेस्ट इज़ अ प्रोटीन। जो बच जाता है वो प्रोटीन होता है। आगे देखो राइबोसोम जो होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, शेप होता है, सॉरी नेचर मैंने बोल दिया गलती से, शेप में स्फेरिकल इसका शेप होगा। और इसका डायमीटर की बात करी जाए तो 250 एंगस्ट्रम के आसपास में होता है। इन विच ईच राइबोसोम इज डिवाइडेड इनटू 2 सब यूनिट्स, जो कि अभी मैंने दिखाया, लार्जर सब यूनिट, लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट एंड स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। तो 2 यूनिट में बांटा जाता है इसके शेप को, इसके डिवीज़न किया जाता है। अब बात करते हैं स्मॉलर सब यूनिट के बारे में, देख लेते हैं। तो स्मॉलर सब यूनिट जो होता है इसका काम क्या होता है, विच बाइंड्स द लार्जर सब यूनिट, ये बाइंडिंग का काम करता है।
ठीक है, जोड़ने का काम करता है। विच बाइंड्स द लार्जर सब यूनिट एंड द mRNA पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाइंडिंग का प्रोसेस भी दिखाया है मैंने। ये आपका पीछे ऐसा जो बना हुआ है ये आपका क्या है, स्मॉलर सब यूनिट है, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। और ये आपका जो देख रहे हैं ये आपका RNA mRNA बाइंडिंग साइट से प्रेजेंट होता है यहाँ पे, और ये आपका mRNA रेड कलर वाला। तो यहाँ पर बाइंडिंग हो रहा है, वही लिखा गया है कि स्मॉलर सब यूनिट विच बाइंड्स द लार्जर सब यूनिट एंड द mRNA पैटर्न। उसके बाद बात करें लार्जर सब यूनिट की, तो लार्जर सब यूनिट विच बाइंड द tRNA, ये tRNA को बाइंड करता है और अमाइनो एसिड को बाइंड करता है, एंड साथ ही साथ स्मॉलर सब यूनिट के साथ बाइंड करता है। तो वो mRNA को बाइंड कर रहा था स्मॉलर वाला, और बिगर जो सब यूनिट था लार्जर वाला वो tRNA को बाइंड कर रहा था, अमाइनो एसिड को बाइंड कर रहा था स्मॉलर सब यूनिट के साथ। ये स्मॉलर वाला mRNA को लार्जर सब यूनिट के साथ। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अब बात करते हैं प्रोकैरियोट्स हैव 70s राइबोसोम रिस्पेक्टिवली, सब यूनिट कंप्राइजिंग द लिटिल सब यूनिट ऑफ 30s एंड बिगर यूनिट ऑफ 50s। आगे देखो, द स्मॉल सब यूनिट हैज़ 60s RNA सब यूनिट कंसिस्टिंग ऑफ 1540 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। 60s RNA होता है स्मॉल सब यूनिट के पास, और एक 16s RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लगभग 1540 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, और बाउंड टू 21 प्रोटीन, 21 प्रोटीन। तो ये याद रखना 21 प्रोटीन। अब बात करते हैं यहाँ स्मॉलर सब यूनिट की बात हो गई। द लार्जर सब यूनिट इज कम्पोज ऑफ 5s RNA, 5s RNA के साथ ये कम मिलकर बना हुआ होता है, कंपोज्ड होता है। और 5s RNA में कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, लगभग 120 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एंड 23s RNA सब यूनिट जो होता है, मतलब ये भी है, 23s RNA भी है। और 23s RNA सब यूनिट में लगभग 2900 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ 31 प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो याद रखना, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो किससे कंपोज होता है, 16s RNA से एंड 21 प्रोटीन से। लार्जर सब यूनिट जो होता है वो किससे कंपोज होता है, मतलब किससे मिलकर बना हुआ होता है, 5s RNA, 23s RNA एंड 31 प्रोटीन से। तो ये याद रखना। ये जितनी भी एग्जाम कहानी मैंने अभी तक बताई ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के लिए थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आते हैं यूकैरियोटिक पे। अभी मैं इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी समझाऊंगा, टेंशन ना ले, बहुत इजी लगेगा। ये अभी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, फ्लो चार्ट बना के मैं दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। अभी पहले यूकैरियोटिक को देखो। यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें कौन से टाइप का राइबोसोम्स पाया जाएगा, 80s पाया जाता है, 80s पाया जाएगा। अब 80s राइबोसोम्स को भी आप 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन सा, एक लार्जर सब यूनिट एंड एक स्मॉलर सब यूनिट और लिटिल सब यूनिट। तो ये कर सकते हो ना। अब 80s वाला जो राइबोसोम है उसका जो लार्जर सब यूनिट है वो कितने एस का होगा, और स्मॉलर सब यूनिट कितने एस का होगा। तो इसका जो लार्जर सब यूनिट है वो 40s का होता है, ठीक है, 40s का होता है। और स्मॉलर सब यूनिट जो है तुम्हारा होगा, देख लो लिखा हुआ है 60s का, ठीक है। तो ये होता है। अब आप लोग में से बहुत सारे लोग मैथमेटिक्स पढ़े होंगे क्लास 10th में, तो 40 + 60 80 होता है क्या? नहीं। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये 40s का होगा, ये 80s का होगा? थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया होगा आपके मन में। ध्यान रखना, ये 40s एंड 80s ज़रूर होते हैं, लार्जर वाला 80s एंड स्मॉलर वाला 40s। लेकिन जब इसका मर्जिंग चल रहा होता है, मर्ज होता है, उस समय पे ये सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ें थोड़ा सा मर्जिंग टाइम पे, अटैचमेंट टाइम पे चीज़ें घटती भी हैं, तो ये उस समय घट जाता है। और 80s मिल के बनाता है, ये दोनों मिल करके 80s बनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, मैकेनिज्म टाइम पे ये घटता है, इसलिए ओके। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। सिमिलरली ऊपर में देखोगे तो 30s 50s था, तो 30-50s आप देखेंगे तो 30-50 कितना होता है, 80 होता है, 70 नहीं होता है, 70 तो नहीं होता है ना। मैथमेटिकल दिमाग यहाँ पे लगाना ही नहीं है, यहाँ पे भी वही हाल है। तो ये रहा। आगे देखो, ये लाइन देखो, द लार्जर 60s राइबोसोम सब यूनिट इज़ राउंड इन शेप। जो लार्जर सब यूनिट होता है जो 60s टाइप का होता है वो कैसा होता है, गोल गोल टाइप का होता है, राउंड इन शेप होता है, एंड कंटेन चैनल जिसके थ्रू ग्रोइंग पेप्टाइड चेन मेक्स इट एग्जिस्ट। अच्छा, मैं इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं बना हुआ है, देखो जैसे कि ये मैं बना रहा हूँ लार्जर वाला,
ये लार्जर सब यूनिट है और ये स्मॉलर सब यूनिट है, ठीक है। बन जा भाई तू, 1 मिनट, फिर से भाई, फिर से। ये लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है, मैं बना रहा हूँ। ये लार्जर सब यूनिट होता है ना, उसमें इस तरीके का एक चैनल होता है। अब इसी के थ्रू क्या होता है, जो आपका पेप्टाइड चेन है, ग्रोइंग पेप्टाइड चेन जो होता है, एग्जिस्ट कर पाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो। इस डायग्राम में अगर बनाना चाहो तो आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ पे तो नहीं बना सकते, छोड़ो आगे पढ़ते हैं। द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट इन प्रोलेट इलिप्सॉइड इन शेप, ठीक है। जो स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट होता है वो कैसा होता है, इलिप्सॉइड टाइप का होता है शेप के मुकाबले, और कंसिस्ट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 80 NS राइबोसोम RNA, ठीक है। 18 इस राइबोसोम का 1 मॉलिक्यूल इसके प्रेजेंट होता है, और RNA बोल सकते हैं इसको, एंड 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 30 प्रोटीन्स में 30 पेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, 30 प्रोटीन्स नेम्ड एज S1 S2 S3 एंड सो ऑन। इस तरीके से, अब 30 है ना तो 30 तक चलेगा, S1 S2 S3 S4 S5 डन। तो इस तरीके से रहता है। ये स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के बारे में बात कर रहा हूँ। लार्जर सब यूनिट जो होता है उसके बारे में देखो। इट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ RNA मॉलिक्यूल्स। इसके पास 3 तरीके का RNA मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड 40 प्रोटीन इसमें पाया जाता है। ये स्मॉलर वालों का ये था, ये लार्जर वालों के लिए है। इसमें 3 टाइप का RNA पाया जाएगा और 40 प्रोटीन पाया जाता है। 40 प्रोटीन का इनका जो नाम होता है इस प्रकार से होता है, L1 L2 L3 एंड सो ऑन 40 तक, ठीक है। स्मॉलर में इस तरीके से था, S1 S2 S फॉर स्मॉल, L फॉर लार्ज, ऐसे याद रखना। अब देखो लार्जर सब यूनिट में 3 टाइप के आप RNA मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर देखो एक होता है 20S RNA, 20S RNA, ठीक है। फिर 5S RNA, 5.8S RNA, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ईच राइबोसोम इज पोरस एंड हाइड्रेटेड। सारे के सारे जितने भी राइबोसोम होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, पोरस होते हैं एंड हाइड्रेटेड होते हैं। द लार्जर सब यूनिट ऑफ ईच राइबोसोम कंटेन्स 2 स्लॉट, एक होता है P साइट एंड दूसरा होता है A साइट। तो लार्जर सब यूनिट में यह पाया जाएगा। ये लार्जर सब यूनिट आप देख रहे हैं, P साइट्स एंड A साइट एंड E साइट, इंट्री साइट और एग्जिट साइट भी इसको बोलते हैं। P साइट जो होता है वो डोनर साइट बोलते हैं, डोनर साइट, और A साइट जो होता है एक्सेप्टर साइट। तो ये याद रखोगे, P साइट्स को डोनर साइट और A साइट को एक्सेप्टर साइट। नाम से समझ में आ रहा होगा इसका फंक्शन क्या है, डोनर का फंक्शन क्या होगा और एक्सेप्टर का फंक्शन क्या होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा। बहरहाल में हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस tRNA कैरिंग पेप्टाइड चेन इज अटैच टू P साइट, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस का प्रक्रिया चल रहा होता है तो जो tRNA कैरिंग पेप्टाइड चेन होता है वो किसके साथ जाके अटैच हो जाता है, P साइट्स के जाके अटैच होता है, ठीक है। द tRNA कैरिंग एक्टिवेटेड अमोनियो एसिड इज अटैच टू A साइट, और tRNA कैरिंग एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ये किसके साथ जाके अटैच होता है, तो ये A साइट के जाके साथ अटैच होता है। तो देख लो फ़र्क यहाँ पे, tRNA कैरिंग पेप्टाइड चेन ये जाएगा P साइट के साथ, tRNA कैरिंग एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड ये जाएगा A साइट के साथ जाके अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो डिफरेंसेस बिटवीन द राइबोसोम एंड बैक्टीरियल, बैक्टीरिया का जो राइबोसोम होता है वो, एंड यूकैरियोटिक जो नॉर्मल राइबोसोम होता है, यूकैरियोटिक सेल के एनिमल जितने भी हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके राइबोसोम और बैक्टीरियल राइबोसोम में क्या अंतर होता है। तो डिफरेंस यहाँ पे दिया गया है, द डिफरेंस बिटवीन द राइबोसोम्स ऑफ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक्स आर यूज्ड टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल इन्फेक्शंस विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स, ठीक है, दैट कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल इन्फेक्शन विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स। देख लो कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। द डिफरेंसेस बिटवीन द राइबोसोम ऑफ बैक्टीरियल एंड यूकैरियोटिक आर यूज्ड टू क्रिएट एंटीबायोटिक्स। आगे देखो, द राइबोसोम सीन इन द क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम देखा जाता है ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया का, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ऑफ माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर कंप्राइज्ड ऑफ बिग एंड लिटिल सब यूनिट, ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर ही बना हुआ होता है, एंड कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन इनसाइड 70S पार्टिकल, और कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन वो भी जो आप भाई 70S पार्टिकल है, ध्यान रखना,
जैसे कि मैंने बताया, आपका राइबोसोम साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होगा। कुछ ऐसा राइबोसोम होता है जो माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, वो क्लोरोप्लास्ट में, यहाँ पे उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये दो, इसका ये जो है राइबोसोम, इसके पास भी दो, इसको बांट सकते हो, बिगर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट में, ठीक है। और ये दोनों जो है कंपोज होता है अ प्रोटीन इनसाइड 70s पार्टिकल, इनसाइड 70s पार्टिकल्स, ओके। द टू सब यूनिट फिट टुगेदर, ये दोनों जो सब यूनिट है वो आपस में फिट टुगेदर होते हैं। मतलब देखो यहाँ पे ना मैग्नीशियम Mg+2 आयन का बहुत बड़ा रोल होगा। जैसे ही Mg+2 आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो ये सब यूनिट एक्चुअली में ये सेल है, ठीक है। मान लेते हैं ये तुम्हारा 50S राइबोसोम है और ये तुम्हारा 30S है, मतलब ये लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर सब यूनिट। तो ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट एक साथ नहीं अटैच्ड होते हैं, एक साथ अटैच नहीं होते हैं, कोई इधर है तो कोई इधर है। अच्छा, ये तो मैंने लिया था एग्जांपल प्रोकैरियोटिक सेल वालों के लिए। यूकैरियोटिक सेल में लार्जर सब यूनिट कितने का होता है और स्मॉलर सब यूनिट कितने का होता है? तो बोलेंगे भैया यूकैरियोटिक सेल में जो लार्जर सब यूनिट है वो कितने का होता है? 60S का होता है, और स्मॉलर सब यूनिट 40S का होता है। ये यूकैरियोटिक का मैं बता रहा हूँ, अभी पढ़ा के आया है। ये दोनों भी एक साथ ऐसा नहीं है कि ये लार्जर सब यूनिट या स्मॉलर एक साथ ऐसे अटैच है, नहीं। लार्जर सब यूनिट इधर होगा तो स्मॉलर सब यूनिट इधर होगा, ऐसे रहता है। अब इसमें आता है, मेन रोल प्ले करता है मैग्नीशियम जो है वो Mg+2 आयन। इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ये जो है ना 60S वाला स्मॉलर सब यूनिट जो है, ये दोनों आके ऐसे प्यार करने लगेंगे, मतलब अटैच हो जाएंगे आपस में, ऐसे बना लेंगे, साथ साथ मिल जाते हैं कंसंट्रेशन हाई करने पे। और वाइस वर्सा, यहाँ पे क्या करोगे, अगर इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट को अलग करना है, तो कंसंट्रेशन घटा दो Mg+2 आयन का, अलग हो जाएंगे। कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो दोनों में इलू होगा, घटाओगे तो भाई ब्रेकअप होगा, समझ रहे हो। तो Mg+2 आयन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और जब ये दो स्ट्रक्चर लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट मिल जाते हैं तो इसी को बोलते हैं पॉलीसोम। वही लिखा गया है, देखो, द सब यूनिट ऑफ द, जितने भी सब यूनिट है, दोनों सब यूनिट स्मॉलर एंड बिगर फिट टुगेदर एंड वर्क्स एज वन, ट्रांसलेट द, दोनों यूनिट जो है फिट टुगेदर होते हैं एंड काम क्या करते हैं, तो वर्क्स एज वन टू ट्रांसलेट द mRNA टू पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इसका मुख्य काम होता है, टू ट्रांसलेट द mRNA टू पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस। पॉलीसोम क्या होता है, मैंने बताया अभी, ये दोनों जो अटैच हो जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन Mg+2 आयन का बढ़ने से, वो जो स्ट्रक्चर बनता है अटैच होने के बाद, उसको पॉलीसोम कहते हैं। ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस व्हेन मल्टीपल राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू द सेम mRNA स्ट्रैंड, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीसोम। तो ये डिफिनेशन लिख सकते हो, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा होता है तो मल्टीपल राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में अटैच होने शुरू हो जाते हैं, और वो जो होते हैं एक ही सेम mRNA स्टैंड में सब अटैच होने लग जाते हैं, सेम mRNA स्टैंड में। तो वैसा स्ट्रक्चर जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम। द एग्जिस्टेंस ऑफ राइबोसोम इज़ अ टेम्पोररी, ठीक है, इसका जो एग्जिस्टेंस होता है वो टेम्पोररी इन नेचर होता है। आफ्टर द प्रोटीन सिंथेसिस, जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हो जाता है ऑफ पॉलीपेप्टाइड, द टू सब यूनिट सेपरेट। ये टू सब यूनिट जो मैंने बताया प्रोटीन से ऐसे मिल करके दोनों इलू प्यार किया, आपस में इलू किया, इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस किया। जैसे प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, काट के चली गई, मतलब ब्रेकअप हो गया बेचारा का, मतलब अलग हो जाते हैं भाई। प्रोटीन सिंथेसिस खत्म होने के बाद सब यूनिट जो है दोनों सेपरेट हो जाता है एंड आर रीयूज्ड एंड ब्रोकन अप ब्रोकन शायरी समझ रहे हो भाई। तो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन प्रोसेस ऑफ राइबोसोम, इसका नाम ऐसे बोला जाता है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देख लेना। शायद यहाँ पर किसी का नाम था जो मिट गया है। आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ राइबोसोम, हम लोग देख लेते हैं फंक्शन क्या है राइबोसोम का। ये तो अपने अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है। अभी मैं एक आपको इससे फंक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको एक आउटलाइन देना चाहता हूँ, एक फ्लो चार्ट देना चाहता हूँ, ताकि ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, 70S को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 50S एंड 30S, ये सारा भूल ना जाए आप लोग, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में कैसे डिवाइड किया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में तो 80S पाया जाता है ना, इसको
40S एंड 60S में डिवाइड किया जाता है। ये सब का मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना के देता हूँ अभी अपने गूगल नोटपैड में, ठीक है। तो देखो यार, ये एक बेसिक आउटलाइन मैंने दिया है। राइबोसोम्स आर ऑफ 2 टाइप्स, 70S एंड 80S। 70S कौन से सेल में पाया जाएगा? प्रोकैरियोटिक में मोस्टली। 80S जो है आपका कहाँ पे पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखो जो ये कंपोज होता है, इसमें जो है ना राइबोसोम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। राइबोसोम यानी RNA का मतलब RNA की मात्रा यहाँ पे 60 से 65% के आसपास में होती है। और बात करी जाए यहाँ पे प्रोटीन कितनी संख्या में होगी, तो घटा लो भाई, 40 से 35% के आसपास में प्रोटीन है। मतलब प्रोटीन कंटेंट 70S राइबोसोम में कम होती है इन कंपैरिजन टू 80S। 80S में जो है ना प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, यानी 55 से 60% तक आपका प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है 80S राइबोसोम में। और बात करी जाए RNA कितना पाया जाएगा, तो सिर्फ 45। तो आप देख रहे होंगे 70S राइबोसोम में प्रोटीन कंटेंट कितना है, ओनली 40 to 35, लेकिन राइबोसोम में 55, मतलब देखो 55 से ज़्यादा है। यही डिफरेंसेस है, मेन डिफरेंसेस। अब बात करते हैं 70S जो आपका राइबोसोम है, उसको फर्दर उसके 2 सब यूनिट है। एक है 30S सब यूनिट, जिसको बोलते हैं स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट। और दूसरा जो है बड़ा वाला बिगर या लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट जो होता है वो 50S का होता है। वहीं बात करें 80S राइबोसोम में, तो इसमें जो स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट होगा वो 40S का होगा, और लार्जर जो सब यूनिट होगा राइबोसोमल सब यूनिट वो 60S का होगा। अब 30S, अब इनके जो है डिफ्रेंशिएशन, अभी यहाँ पर जगह तो है नहीं, तो फिर से मैं कुछ लिखूँगा। उससे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सारी चीज़ मैं अभी मिटाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में, आप लोग एक बार देख लो, ये मिटाने वाला हूँ, ठीक है। ये मिट गया। अब ये जो आपका दिख रहा है 70S 30S, इसके बारे में हम डिटेल से कवर करते हैं आगे, ठीक है। इसको ऊपर लेते हैं ताकि मैं और कुछ क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पर मैंने कुछ और भी आपको पढ़ाया है, वही सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है, इसीलिए मैंने उसको मिटाया। अब इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सो गाइस देखो, मैंने यहाँ पे आउटलाइन बनाया है और टाइम लग रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो रोक के बनाया है। अब यहाँ पे देखना, चीज़ें आप समझेंगे। 30S जो आपका स्मॉलर सब यूनिट है 70S राइबोसोम का, उसमें जो होता है वो 16S RNA होता है, और कंपोज्ड ऑफ 16S RNA एंड 21 प्रोटीन का यहाँ पर मतलब सीधा सा है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये 21 पॉलीपेप्टाइड चेन पाए जाएंगे। वहीं लार्जर सब यूनिट जो होता है 23S RNA होता है, 5S RNA होता है एंड 34 प्रोटीन्स पाए जाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स पाए जाते हैं। वहीं बात करी जाए बड़े वाले RNA, बड़े भैया जो होते हैं 80S RNA को स्मॉलर यूनिट 40 का होता है, और जो बिगर यूनिट होता है 60 का होता है। 40 वाला जो सब यूनिट होता है उसमें 20S 5.8S एंड 5S RNA पाए जाते हैं एंड 40 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 60S में देखो तो 18S RNA एंड 30 प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये एक आउटलाइन है जो आप ध्यान रखना, ठीक है। इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। अब इस डायग्राम को देखना, ये जो मॉडल दिया गया था 70S राइबोसोम का, उससे रिलेटेड ये डायग्राम है। तो मान के चलो ये 70S राइबोसोम का ही डायग्राम है। डिटेल में थोड़ा सा आप लिखेंगे एग्जाम में, ये वाला डायग्राम जरूर बना के आना इस प्रकार का। देखो यहाँ पे साइंटिस्ट ने अपने तरीके से नोमेनक्लेचर कर दिया है सारी चीज़ों को। सबसे पहले बात तो आपको पहचानना सीखना होगा कि कौन सा लार्जर सब यूनिट है, कौन सा स्मॉलर सब यूनिट है। तो बात करी जाए, ये देखो 30S है, तो 30S साफ साफ पता चल रहा है कि ये 30S किस में होता है। 30S अभी इतना मैंने आपको पढ़ाया, बताओ किस में होता है, 80S राइबोसोम में या 70S राइबोसोम में। तो बोलेंगे 70S राइबोसोम में होता है। अच्छा 30 होता है तो होता क्या है, 30 जो होता है 30S वो स्मॉलर सब यूनिट होता है, लार्जर नहीं। तो ये स्मॉलर सब यूनिट ये वाला होगा, ठीक है। बात करी जाए लार्जर तो ये वाला होगा, दोनों अटैच्ड हैं। अब कुछ नोमेनक्लेचर किया गया है, जैसे कि ये वाला जो आप देख रहे हैं निकला हुआ जो भाग लग रहा है, उसका नाम इन्होंने क्या दिया है देख लो भाई। ये वाला जो है इसको बोला गया है सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस, ठीक है, सेंट्रल प्रोट्यूबरेंस। और ये जो ऐसा गढ़ा टाइप का है, मतलब धंसा हुआ है, वो उसको डेंट बोल रहे हैं। और ये जो है इसको हेड बोल दिए, ठीक है। ये बॉडी है, ये 30S तो है ही, तो सबको पता है। ये 50S है, ये सबको पता है। ये नीचे वाला जो रीजन है जो अटैच्ड होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, वो बेस होता है
और ये जो बीच में है वो टनल है, ठीक है। टनल ऐसे रहता है एकदम सीधा सा, जहाँ से आपके पॉलीपेप्टाइड चेन एग्जिट करते हैं। ये क्लेफ्ट है ये वाला रीजन, ये अब बाकी सब तो है ही, लोब है ये, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रखना, एग्जाम में बनाना, अच्छे नंबर ज़रूर आएंगे। एक चीज़ मैं भूल गया, ये आपका देखो ये जो है ये वाला, ये आपका लेटरल क्रेस्ट है जिसको आर्म्स बोलते हैं। अच्छा, एक डायग्राम आपको मैंने और बताया था, वो ध्यान में रखना, वो भी बना के, ये मेरा खुद का डायग्राम, ये वाला डायग्राम बना के आना। पी साइड वगैरह ये सब दर्शाना ज़रूरी है, तो ये भी दर्शा के आना, ठीक है। और भैया अटैच्ड होता है यहाँ पे, मैंने ये बताया था आप सभी को, बाइंडिंग यहीं पे होता है इन सभी का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, अभी थोड़ी देर फ्लो चार्ट में आपको दिखा दिया सारा का सारा चीज़। आप आपने बनाया होगा तो ठीक है, नहीं बनाया तो ठीक है, दोनों ठीक है, सब ठीक है। चलो फंक्शन देख लेते हैं राइबोसोम का। सबसे मेन फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसे कैसे है, वो यहाँ पे लिख दिया है थोड़े से पॉइंट्स में। दूसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। उसके बाद थर्ड जो मेन फंक्शन है वो एज अ कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो फंक्शन देखने से पहले क्या हम लोग कंपोजिशन देख लें। हालांकि यहाँ पे जो चीज़ें पड़ी है उसमें कंपोजिशन का हो गया है कवर, लेकिन कंपोजिशन अलग से देखना पड़ेगा। तो राइबोसोम जो है किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो राइबोसोम जो है आपका आरएनए, प्रोटीन, एंजाइम्स, लिपिड एंड मेटालिक आयन से मिलकर के बना हुआ है आपका राइबोसोम्स। तो देखो राइबोसोमल एंजाइम्स हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये चीज़ें अब ऊपर में कवर नहीं थी तो यहाँ नीचे में कवर हो जा रही है। एंजाइम के बारे में अभी तक मैंने कोई चर्चा किया था नहीं, अब यहाँ पे कर रहा हूँ। तो राइबोसोमल एंजाइम्स जो है वो काम इसका क्या है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। अब देखो राइबोसोमल एंजाइम्स के बारे में, F3 फैक्टर, ठीक है, तो 1F1 फैक्टर, 1F2 फैक्टर, 1F3 फैक्टर, T फैक्टर, T3 फैक्टर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। पेप्टाइड ट्रांसफेरेज, R1 फैक्टर, R2 फैक्टर। अब ये देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो है दे हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ mRNA। बाइंडिंग जो हो रहा था ये इसके वजह से हो रहा था, तो दे हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम इन द डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। अभी डिसोसिएशन एसोसिएशन के बारे में पढ़ाया था, कैसे आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन होता है। तो ये वाला लाइन याद रखना, दे हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम एंड इन द डिसएसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। तो ये दोनों में हेल्प कर रहा है, बाइंडिंग में भी, डिसोसिएशन में भी। ये जो है TU एंड T3 फैक्टर, ये जो है दे हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ tRNA साइट्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू राइबोसोम, ARNA कॉम्प्लेक्स टू राइबोसोम, इनको बाइंडिंग करने में ये हेल्प कर दे रहा है, ठीक है। पेप्टाइड ट्रांसफरेज जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ पेप्टाइड जो होते हैं उस सभी का ट्रांसफ़र करने में ये इसका हेल्प करता है। नाम भी देखो ना, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज नाम ही है इसका, ट्रांसफ़र करने में काम करता है पेप्टाइडल का, ठीक है। R1 फैक्टर एंड R2 फैक्टर जो होते हैं ये एंजाइम्स हैं और ये प्रोटीन को रिलीज़ करने में काम करते हैं। अब देखो जैसे कि ये जो है RNA प्रोटीन तो ऊपर देख ही लिया, एंजाइम्स अभी यहाँ पे देख लिया। बात करते हैं मेटालिक आयंस के बारे में। राइबोसोम जो है मेटालिक आयंस का से भी कंपोज होता है। तो मेटालिक आयन मैंने बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ऊपर में अभी Mg+2 आयन मैंने बताया था ना, इसी से तो इलू हो रहा था और इसी से तो ब्रेकअप हो रहा था, तो ये था। इसके अलावा और भी होते हैं Ca, Mn, Fe, etc। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। अब देखिए फंक्शन देख लेते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस करता है और इसमें देखो इट इज़ असेंबल शॉप और इंजन वेयर अमाइनो एसिड आर लिंक टू प्रोड्यूस प्रोटीन, ठीक है। इट इज़ असेंबल शॉप होता है, एक तरीके का असेंबल शॉप होता है और इंजन होता है, जहाँ पे क्या होता है अमाइनो एसिड जो होता है वो लिंक्ड होता है आपस में और वो आगे चल के अमाइनो एसिड प्रोटीन में बदलता है, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो प्रोटीन बनता है, ओके। During the protein synthesis, the two subunits linked together on the mRNA to form polyribosomes, ठीक है। During the protein synthesis, वो जो आपका बड़ा वाला था, छोटा वाला था, दोनों सब यूनिट्स आपस में यहाँ पे ये अटैच्ड होते हैं, ठीक है, टुगेदर ऑन mRNA बाइंडिंग साइट्स, mRNA बाइंडिंग साइट्स टू फॉर्म पोलीराइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। पोलिसोम्स भी कर सकते हैं उसको। आगे देखो, इट सर्व्स एज द साइट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो है इट्स एक्ट्स एज द और सर्व्स एज द साइट्स ऑफ बायोलॉजिकल प्रोटीन सिंथेसिस, और ये ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये है, फिर ये याद रखना प्रोटेक्शन में कैसे मदद करता है आपका ये राइबोसोम। तो द mRNA पासिंग थ्रू द राइबोसोम
इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम न्यूक्लियस, ठीक है। सिमिलरली न्यूली सिंथेसाइज्ड पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रोटेक्टेड। तो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है एमआरएनए जो पास हो रहा है उसको बचा के रखता है बेचारा राइबोसोम। द एमआरएनए पासिंग थ्रू द राइबोसोम इज़ प्रोटेक्टेड, ओके, फ्रॉम न्यूक्लियसेस। और सिमिलरली जो नया सिंथेसाइज पॉलीपेप्टाइड चेन्स होता है उसको भी प्रोटेक्शन प्रदान करता है आपका राइबोसोम। ये कैटलिस्ट के तौर पे भी ये हेल्प करता है। राइबोसोम एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन टू एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस कॉल्ड एज पेप्टाइडल ट्रांसफरेज और पेप्टाइडल हाइड्रोलाइसिस। ये दो कॉम्प्लेक्स और बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जहाँ पे ये कैटलिस्ट के तौर पे काम में आता है। तो राइबोसोम के कैटलिस्ट के काम में भी है, प्रोटीन सिंथेसिस के काम में भी है, प्रोटेक्शन के काम में भी है। ये इसका 3 मेन फंक्शन है जो याद होना चाहिए आपको, ठीक है। अब प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है इस वीडियो में तो नहीं करूँगा मैं, अगले वीडियो में आने में करूँगा प्रोटीन सिंथेसिस को कवर। प्रोटीन सिंथेसिस 3 स्टेप्स में होते हैं, एक है इनिशिएशन और दूसरा है इलोंगेशन, थर्ड है टर्मिनेशन। आज के लिए ये सब नहीं, अगले वीडियो में देखो प्रोटीन सिंथेसिस कितना लंबा टॉपिक है, अपने आप में ये है। उसके बाद न्यूक्लियस आ जाता है, तो 2 से 3 पेज में है, तो इसको बताने में थोड़ा सा लग जाएगा टाइम, ठीक है। सॉरी दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।